नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव से पहले गैरसैंण का मसला पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है और गैरसैंण के बारे में कहा भी जाता है कि उत्तराखंड के साथ जन भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और इसी का फायदा दरअसल कांग्रेस उठाने की कोशिश में है। एक इमोशनल कार्ड हरीश रावत की तरफ से फेंका जा रहा है, लेकिन सवाल है कि बीजेपी क्या इस इमोशनल कार्ड को समझ नहीं पा रही है। जो 25,000 करोड़ पैकेज पर सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, सवाल ये उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से 25,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था गैरसैंण को पूरी तरह से एक उसके लेवल में लाने के लिए। उस 25,000 करोड़ का हिसाब किताब दे सरकार। सरकार कह रही है कि गैरसैंण के मसले पर दरअसल कांग्रेस का रवैया ही पूरी तरह से दोहरा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। गैरसैंण के मसले पर ही बातचीत करेंगे, कई सवाल पूछेंगे और कई जवाब जो उधर से आएंगे उससे समझने की कोशिश होगी कि दरअसल सरकार का क्या स्टैंड है, विपक्ष इस पूरे मसले को लेकर क्या स्टैंड बनाए हुए हैं। क्योंकि चुनाव है, इस मसले को बड़ा करने की कोशिश में बीजेपी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगी हुई है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में गैरसैंण के मुद्दे पर बवाल। गैरसैंण पर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। सरकार से विपक्ष मांग रहा है हिसाब किताब। उत्तराखंड में गैरसैंण का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि जन भावनाओं से जुड़ा विषय है, जिस पर अब कांग्रेस ने बीजेपी को चुनाव से पहले घेरते हुए बीजेपी सरकार की पोल खोलने का काम कर रही है। आपको बता दें कि गैरसैंण की विकास के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने अपने अंतिम समय में 25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, जिससे वहां पर अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जा सके। इसी मसले पर कांग्रेस बीजेपी से 25,000 करोड़ का हिसाब किताब मांग रही है। विधानसभा में हमारे लोग जनता के सवालों को उठाएंगे और मैं और गणेश जी वहाँ गैरसैंण जा करके इस सरकार की सद्बुद्धि के लिए 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को के विरोध में हम वहाँ जो है सांकेतिक उपवास। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी हमलावर है और गैरसैंण के मसले पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र बता रही है। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। स्वयं मेरे पास भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी कहा कि इस समय जाड़ों में गैरसैंण में सत्र करना का कोई औचित्य नहीं है और चूंकि सरकार के द्वारा भी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी किया गया है, ऐसे में ग्रीष्मकालीन सत्र वहाँ पर होना चाहिए, न कि शीतकालीन। वैसे जनता जानती है गैरसैंण पर बीजेपी और कांग्रेस ने राजनीतिक रोटियां बस सेकी है और सत्ता हासिल की है, लेकिन गैरसैंण को कभी भी अपना नहीं माना। और अब फिर विधानसभा की चुनाव हैं तो एक बार फिर से गैरसैंण का मुद्दा उछलने लगा है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो देखिए, गैरसैंण के मसले पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का बिल्कुल गैरसैंण के मसले पर दोहरा रवैया है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा था कि इस वक्त गैरसैंण में किसी सत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। तो फिर इस तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से क्यों पूछे जा रहे हैं? चलिए, इस वक्त कई मेहमान अलग अलग पार्टियों के जुड़ चुके हैं। अमित जोशी इस वक्त हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अमित जोशी जी, आपका स्वागत है। इसके बाद प्रेम बौखंडी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता कांग्रेस के। प्रेम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। प्रेम जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ये क्या सवाल आप लोग उठा रहे हैं? 25,000 करोड़ का हिसाब किताब दो, शीतकालीन सत्र बुलाओ, गैरसैंण के मसले पर ठगा जा रहा है उत्तराखंड को। आप लोगों को भी बहुत सारा मौका मिला था, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस है ना, कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ गैरसैंण पे बड़ा फैसला नहीं लिया गया। फिर बीजेपी आरोप लगा रही कि आप ही लोग गए थे बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मिलने के लिए, आप लोग नहीं कहा कि शीतकालीन सत्र इस वक्त वहाँ पर बुलाने का कोई औचित्य नहीं। थोड़ा समझाइए सर, जनता थोड़ा कंफ्यूज कर रही है आप लोगों के बयान से। नहीं, जनता क्यों कंफ्यूज कर रही है? जब बीजेपी सरकार ने पिछली बार घोषित किया था जो लोग वहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने जा रहे हैं, हाँ, तो हमने तो उनसे लगातार सवाल पूछे कि भैया ग्रीष्मकाल का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या होगी।
किस महीने से किस महीने तक ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां रहेगी। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, राजधानी का मतलब सिर्फ विधानसभा सत्र नहीं होता। राजधानी का मतलब सचिवालय भी होता है। तो हमारे तो पहले से डिमांड थी कि अगर उन्होंने कहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी होनी चाहिए, तो क्या वहां पर सत्र के अलावा पूरा सचिवालय जाने वाला है? अगर सचिवालय नहीं जाने वाला है तो उसके अलावा बाकी सब चीजें बेमानी है कहने की बात। अब ये जो चूंकि चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी ने खुद ही कहा, ये हमारी कोई डिमांड नहीं थी कि भाई हम एक आखिरी सत्र जो है गैरसैंण में करना चाह रहे हैं। वो प्योरली उससे माइलेज लेना चाह रहे थे, राजनीतिक माइलेज, जबकि सब जानते हैं कि इस वक्त वहां पे बर्फ पड़ी हुई है। तो शायद इस वजह से कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन अगर नहीं करना था, अगर वो नहीं करना चाह रहे थे, तो उनको ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? तो ये माइलेज लेने की बात है। दूसरी बात, जो आपने 25,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब पहली बहुत दिनों से तय है और कांग्रेस पार्टी इसको लगातार मान के चल रही है कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, हम गैरसैंण के लिए जो अवस्थापना वहाँ की है, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हरीश रावत जी सरकार ने वहाँ चारों तरफ से कनेक्टिविटी जोड़ दी है। वहाँ पर हम ही लोगों ने विधानसभा भवन बनाया था, हम ही लोगों ने वहाँ पर ये जो विधायकों के निवास की परिकल्पना करी थी, हम लोगों ने पूरे एरिया को डेवलपमेंट करने की क्या बात सर, करी है। मतलब कहाँ आप लोगों को दिक्कत है? बीजेपी क्या गलत कर रही है? थोड़ा सा इस पर बातचीत कीजिए। नहीं, बीजेपी गलत ये कर रही है कि पहले कह रही है कि हम वहां करना चाह रहे हैं, अब कह रही है कि नहीं करना चाह रहे क्योंकि वहां ठंड है, क्योंकि ठंड है। भाई ठंड लॉजिक है ना। ठंड कोई पर्वतीय राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, जो कि पर्वतीय राज्य है जहाँ ठंड होती है, उस राज्य के लिए ठंड कोई लॉजिक नहीं है। कोई और दूसरा लॉजिक है तो वो दोना में कि बताओ भाई इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई और कारण है। वो कह रहे हैं कि ठंड है वहां पे, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे। ये राज्य में तो आधा हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इस हिस्से के बड़े हिस्से में ग्लेशियर हैं। यहाँ का तो बहुत बड़ा पैमाने इलाका ऐसा है जहाँ हमेशा स्वेटर पहनी जाती है। तो आप इस लॉजिक को, ये जो इलॉजिकल बात कर रहे जा रहे हैं, उससे हमको दिक्कत है। तो ऐसा आप कह रहे हैं और बीजेपी सुन भी रहे होंगे आप। सुबोध उनियाल जी ने कहा कि आप ही लोग गए थे कि नहीं कोई औचित्य तो है नहीं, ठीक ही कर रहे हैं आप लोग। तो फिर ये बातें कहाँ से आ रही है? कौन गया था? सुबोध उनियाल जी ने नाम नहीं बताया कि कौन गया था। ये तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तो ऑफिशियल पोजीशन बोल रहा हूँ ना, कि ये ऑफिशियल पोजीशन है। कोई व्यक्ति अगर गया हो, उसने कान में कुछ बोल दिया हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऑफिशियल पोजीशन की बात कर रहा हूँ। और इसलिए हरीश रावत जी ने तय किया। आप लोग का प्रेम जी स्टैंड यही है कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर यू टर्न ले रही है और गैरसैंण को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना सर? गुमराह कर रही है। पहले वो पॉलिटिकल मैनेज लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो जवान मुख्यमंत्री है, जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा है ठंड उनको लगी है। और ठंड उनको लगने से ज्यादा जो उनका जो माफिया ग्रुप है, जो खनन माफिया के साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में थोड़े बुजुर्ग नेता ज्यादा हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ठंड को देखते हुए ना किया जाए। कौन बुजुर्ग नेता, जरा नाम बता दें उसका, जिसको ठंड लग रही है। हरीश रावत जी ने कहा है कि हम वहां जाके धरना देंगे। भाई यही तो बात है कि बुजुर्ग तो हमारे हरीश रावत जी इस वक्त 70 प्लस के हैं, वो कह रहे हैं मैं धरना दूंगा। चलिए प्रेम जी, ठीक है, आप अपनी बात बिल्कुल अपनी पार्टी के हिसाब से बेहतर तरीके से आपने रखा। इस वक्त अमित जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के। अमित जी, एक बात बताएं, देखिए गैरसैंण को लेकर बीजेपी और बाकायदा कांग्रेस में है ना तू मैं पूरी तरह से लगातार हो रही है। अब कांग्रेस कह रही है कि हम लोग ने ज़्यादा काम किया था, क्लियर कट हम लोग का विजन था। अब बीजेपी इसको पूरी तरह से गुमराह करी। गैरसैंण का मुद्दा तो आप लोग भी लेकर चल ही रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार बने ना बने, लेकिन गैरसैंण के मसले पर कम से कम जो भी बात हो बहुत क्लियर कट हो, क्योंकि जन भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मसला ये है। देखिए गौरी शंकर जी, गैरसैंण जन भावनाओं के साथ जुड़े होने के साथ साथ उत्तराखंड की आत्मा है। उत्तराखंड को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा बहुत पीछे, जब उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की मांग हो रही थी। हमारे युवा सूर्य प्रकाश कपलियाल 30 साल के थे, राजेश लखेड़ा 24 साल के थे, रविंद्र रावत 22 साल के थे, राजेश नेगी 20 साल के थे, स्वर्गीय प्रताप सिंह एंड तमाम आंदोलनकारी सीने पर गोली खा गए। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और उसके बाद एक सवाल पूछना चाहूंगा कि लड़ाई इन आंदोलनकारियों ने अपना घर बार छोड़ के 22 साल के लोग लड़के जो कि रोजगार की तलाश करते हैं, सीने पर गोली खा गए। मुजफ्फरनगर कांड जैसा हमने अपना एक तमाचा हमारे मुंह पे पड़ा। ये क्या देहरादून के लिए हो रही थी लड़ाई? ये लड़ाई इसलिए थी कि एक पहाड़ी राज्य बनेगा, उसकी पहाड़ी अस्मिता होगी। आप पूछिए कांग्रेस वालों से और बीजेपी वालों से, जिन्होंने 21 साल में गैरसैंण को स्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाया। जो कांग्रेस के नेता आज आप जाकर के वहां पर उपवास देने की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि पहली निर्वाचित सरकार इनकी थी साहब उत्तराखंड के अंदर, के बाद ये फैसला नहीं ले पाए। नहीं, सवाल तो मैं पूछा इनसे, प्रेम जी से सवाल पूछा, लेकिन कुछ और जवाब देने लगे।
गौरीशंकर जी, आज बीजेपी और कांग्रेस ने गैरसैंण को फुटबॉल बना दिया है। ये राज्य के आंदोलनकारियों का अपमान है। आपके पास स्टैंड है, पूर्ण बहुमत में आप रहे, पहली निर्वाचित सरकार रही कांग्रेस की, आज पूर्ण बहुमत में आज भाजपा की सरकार है। स्टैंड लेते क्यों नहीं? ये बरगलाते हैं, कभी राजधानी के नाम पे, कभी वहां पर सदन के नाम पे। अब देखिए नाटक शुरू हो गया, चुनाव आने लगे, अब नाटक शुरू हो गया कि कांग्रेस के लोग वहां धकना देंगे। भैया आपके पास तो मौका था, आपने करा क्या गैरसैंण के लिए? और गैरसैंण इस बात को समझना पड़ेगा, पहाड़ी राज्य की आत्मा है, अस्मिता है, इसी के लिए लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाई थी। कोई देहरादून की राजधानी के नाम पर पहले इन्होंने बरगलाया कांग्रेस वालों ने। एनडी तिवारी जी की पहली सरकार थी, एनडी तिवारी जी का कहना यह था उस समय उत्तराखंड के नाम पे कि मेरी लास्ट उत्तराखंड बनेगा, और इनके जो प्रमुख नेता हैं हरीश रावत, वो ये कहते रहे हैं कि उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद, मैं आपके पास आता हूं। बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त दीप्ति रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप्ति जी स्वागत है आपका। दीप्ति जी, ढेर सारे आरोप लग रहे हैं, ढेर सारे आरोप। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम जी ने भी आरोप लगाया, इसके बाद अमित जोशी जी भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गैरसैंण के मसले पर पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं जनता को। और जो सुबोध उनियाल थोड़ी देर पहले हम लोग सुना भी रहे थे, उन्होंने कहा कि कई कांग्रेस के नेता उनके पास आए, कई बड़े नेताओं के पास आए, उन्होंने ही मना किया था कि कोई औचित्य नहीं है वहां पर शीतकालीन सत्र को किए जाने की। तो इस तरह का बीच में जो है कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्या क्लियर कट कुछ बीजेपी का स्टैंड नहीं है गैरसैंण को लेकर? दीप्ति जी, देखिए मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के नेता, दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी पे क्या आरोप लगा रहे हैं। क्या समर कैपिटल बनाना ये लोग नहीं चाहते थे कि वहां बने, और क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। और देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी गैरसैंण हो, और आगे भी कैसे हम परमानेंट राजधानी की तरफ भी उसे और ले जा सकें, उसको बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही पहला कदम उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने ही इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया। और उसके बावजूद जो काम हमने कहा अपने मैनिफेस्टो में या पिछले बनाया, सुनिए तो दीप्ति जी, बनाया ठीक है, बनाया आपका विजन, हाँ आपका विजन, सुनिए दीप्ति जी, सुनिए जो अगला सवाल एक और आएगा आपके पास। आप लोग का विजन ठीक है, क्लियर, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे विजन में किस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सवाल जो उठाया जा रहा है कि क्या सिर्फ वहां पर सत्र चलाने भर से गैरसैंण को पूरा सम्मान मिल जाएगा? सचिवालय क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? तमाम तरह की सुविधाओं का विकास क्यों नहीं हुआ? त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में 25,000 पैकेज की घोषणा हुई थी, उसका क्या हुआ? उसका हिसाब किताब क्या है? एक और भी बात उनकी तरफ से की जा रही है कि हरीश रावत देखिए वहां पर धरना देने के लिए तैयार है ठंड रहने के बावजूद, और पुष्कर सिंह धामी को ठंड लग रही है, ठंड की वजह से वहां पर शीतकालीन सत्र नहीं करवाने के पक्ष में है वो। ये सब आरोप हैं, जरा बताइए तो। जनता के बीच में कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि पहली बात, अगर आप वहां गए या जो नेता मेरे सामने बात कर रहे हैं अगर ये गए हों, तो इनको मालूम होगा कि गैरसैंण की स्थिति क्या रहती है इस वक्त। और जहां तक कि मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी के लिए तो बहुत वीआईपी व्यवस्थाएं रहती हैं, नेताओं के लिए भी व्यवस्थाएं रहती हैं बहुत अच्छी, जो अधिकारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहती हैं। सही बात है। उसके अलावा जो आप समझिए जो दूसरा स्टाफ है, कई बार जो बहुत उनकी व्यवस्थाओं में वहां अभी बहुत कमी है और बहुत उनको दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। पहली बात, क्योंकि ऊपर के स्तर में तो ये प्रॉब्लम होती नहीं, प्रॉब्लम तो नीचे जो हमारा एक तो बिल्कुल बेसिक मैं कहूंगी कि क्लास 4 क्लास 3 का जो एम्प्लॉई है उसको ज्यादा समस्या रहती है। दूसरी बात वो समस्या रहती है, लेकिन उसके अलावा जहां तक आप 25 करोड़ की बात कर रहे हैं कि वहां के लिए 25,000 धनराशि स्वीकृत की गई। हाँ। और आवाज आ रही है दीप्ति आप तक? अच्छा ठीक, मैं दीप्ति मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊंगा। कुछ सवाल देखिए उसको क्लियर करना होगा बीजेपी को। क्यों आप प्रेम जी, यहाँ देखिए कुछ और बात हो रही है कि आप लोग बड़े इनसेंसिबल लोग हो, है ना? हरीश रावत को रहने में क्या दिक्कत होगी, विधायकों को रहने में क्या दिक्कत है, सीएम साहब को रहने में क्या दिक्कत होगी, ये जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं जिसको उठा करके मैदानी इलाके से वहां पर शिफ्ट करेंगे, उनकी सोचने के लिए आप लोग तैयार नहीं। ठंड तो असली ठंड तो उनको लगेगी ना, तो ये क्या ठंड पर राजनीति कर रहे हो आप लोग जो है? ये
अगर ये क्या इनको ये 15 दिन 20 दिन पहले पता नहीं था कि ये ऐसा भी होना है? क्या ये जानते नहीं थे कि 15 दिन 20 दिन पहले कि वहां पे ठंड होती है? ये अचानक से क्यों सोच लिया इन्होंने? पहले डेट चेंज करी, इधर की उधर करी है। या तो ये खुद गफलत में, उनको कुछ पता नहीं है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली ये मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम समर कैपिटल के बारे में पूछे कि आपने समर कैपिटल की बात करी थी, आपने सिर्फ समर में एक सत्र करने की बात नहीं करी थी, समर कैपिटल की बात करी थी। आपने समर कैपिटल को शिफ्ट नहीं करा क्योंकि आप उस जिम्मेवारी से भागना चाहते थे। तो आपको लगा कि एक आखिरी सत्र यहाँ कर लेंगे और इससे हम कुछ फायदा उठा लेंगे। लेकिन क्या दीप्ति क्या फायदा उठाना चाह रही थी आखिरी सत्र करके? और बहुत क्लियर कट चीजें अभी तक आपकी नहीं आ पा रही हैं दीप्ति। नहीं तो अपना स्टैंड 1 मिनट मैं आता हूं प्रेम जी, दीप्ति से मैं पूछ लेता हूं। दीप्ति से फोन भी कट गया था, बताइए। डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो 25,000 करोड़ के जो पैकेज की आप बात कर रहे हैं और आपने कहा कि आपने दिया, उसके बाद वहाँ हुआ क्या? वहाँ पर और भी चीजें होनी चाहिए थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। तो देखिए, ये जो पैकेज जब डिक्लेयर होता है और वो जो हमारे अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था, तो वो इसीलिए किया गया था कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे जो चीजें जिनकी जरूरत है, वो कैसे वहाँ पर धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए वो किया गया था। वो इसलिए नहीं किया गया था कि 25,000 करोड़ रुपए तो क्या हो गया दीप्ति? और वहाँ रख दिए जाएंगे। हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या हुआ या अभी वक्त लगेगा? के लिए आप भी समझते हैं कि उसके लिए समय लगता है और वो काम हो रहा है और वो चल रहा है लगातार वहाँ पर काम। और अच्छा, चलिए दीप्ति, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। एक सवाल का जवाब दीप्ति और दीजिए। जहाँ भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है वो हमको दिख रहा है और किस प्रकार से उन पर काम भी चल रहा है। अच्छा दीप्ति, एक सवाल का जवाब दीजिए दीप्ति। घोषणाएं की, हाँ दीप्ति सुनिए तो आप। कहा कि यहाँ ये बनेगा। और हरीश रावत जी की जहाँ तक मैं बात करूँ, उन्होंने तो केवल हजारों करोड़ की जो योजनाएं हैं उनमें केवल 50,000 और 1 लाख रुपए तक देकर उन। चलिए ठीक है, वो अपनी जगह पर है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ दीप्ति, एक मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, सुनिए तो दीप्ति, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही दीप्ति? इनकी रीति, इनकी नीति है, इनका कल्चर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से काम नहीं करती। दीप्ति, एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा था आपसे। आप जो आप कह रही हैं, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, जो आम आदमी पार्टी तो खैर गैरसैंण के मसले पर बिल्कुल, चूंकि नई पार्टी है उत्तराखंड में, एक बड़ी जमीन वो तलाशने की कोशिश कर रही है, तो उसका एक अलग स्टैंड होगा। आप लोग की कमियों का फायदा तो आम आदमी पार्टी को मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। मैं लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूं, एक जनता अगर दीप्ति रावत को सुन रही होगी इस वक्त, है ना, बहुत ध्यान से सुन रही है कि दीप्ति रावत क्या कह रही है, क्या है सरकार का स्टैंड गैरसैंण पे, खास तौर पर जो गैरसैंण से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत क्लियर कट 4-5 लाइन में क्या कहिएगा आप उन लोगों के लिए? देखिए, जो गैरसैंण से जुड़े हुए लोग हैं या गैरसैंण से मैं ये कहूंगी कि जो डायरेक्टली जुड़े नहीं भी हैं, जो वहाँ रहते भी नहीं है, जो बाहर रहते हैं, पूरे प्रदेश में रहते हैं, मैं कहूंगी कहीं ना कहीं अगर वो फिजिकली नहीं जुड़े लेकिन वो दिल से इस मुद्दे से जुड़े हैं। हर व्यक्ति, मैं कहूंगी उत्तराखंड का हर व्यक्ति इस मुद्दे से जुड़ा है। ये हमारे लिए बहुत ही एक नहीं स्टैंड बताइए, स्टैंड दीप्ति जी, स्टैंड बताइए। हम चाहते हैं कि हमारी राजधानी गैरसैंण में बने और वो एक पूरी तरीके से बने, ये सभी लोग चाहते हैं। उत्तराखंडी जो भी व्यक्ति है वो ये चाहता है और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ अमित जोशी के पास आ रहा हूँ। अमित एक बात बताए, देखिए आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका स्टैंड आ गया। अब मैं आता हूँ, मेरी आवाज नहीं जा रही है तो डाउन कीजिए दीप्ति जी को। मैं अमित जोशी के पास आ रहा हूँ। अमित जोशी जी केवल बातें करती है, करती कुछ नहीं। 1 मिनट दीप्ति जी, हो गया। अमित जोशी जी एक बात बताएं, गैरसैंण के मसले पर जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस आपस में एक दूसरे का पैर खींचती नजर आ रही है, जो भी नुकसान होना था अब तक तो हो गया, अब जो फायदा होगा वाकई में गैरसैंण के लोगों को फायदा होगा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? खुद को कहां देख पा रही है आम आदमी पार्टी? हमारा बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि पहली कलम से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेंगे। और सवाल दूसरा ये बनता है कि अभी दीप्ति जी बोल रही थी कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं बन पाई हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहां पर अगर आप रहने के लिए
ये आंदोलन से निकला हुआ राज्य है साहब। यहाँ पर आंदोलनकारियों ने गोलियां देहरादून के लिए नहीं खाई थी, गैरसैंण के लिए खाई थी। आम आदमी पार्टी से कुछ मत पूछिए, ये खुद अपनी तीसरी सरकार दिल्ली में चला रहे हैं, एक नया स्कूल ये खोल नहीं पाए हैं, एक नया कॉलेज नहीं खोल पाए हैं अपनी तीसरी सरकार में, और ये बड़ी बड़ी बातें इस तरीके की यहाँ पे करते हैं। एक नया हॉस्पिटल इन्होंने वहाँ नहीं खोला है, कृपया करके यहाँ पे ये अपना उपदेश ना दे तो अच्छा रहेगा। आप इनसे मत पूछिए। मुझे तो पूछना पड़ेगा ना दीप्ति जी, आप जहाँ आपकी सरकार है मुझे पूछना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो आपका कुछ हैसियत नहीं है, आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आप ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ बताइए आपने क्या किया है? 21 साल तक उत्तराखंड को लूटने वाले ये लोग ये बताएं कि गैरसैंण के बगल में चौकुटिया एक जगह है, वहां पर आज भी अस्पताल में एक्सरे क्यों नहीं होता? वहां के लोग आज भी रेफर सेंटर के माध्यम से क्यों बाहर जा रहे हैं? ये बात करते क्यों प्रेम जी? अभी तक तो आपको लगता होगा कि दीप्ति जी की तरफ से ही जो सुनना होगा सुन लेंगे या आप उनको सुना देंगे। अब तो देखिए और सुनाने वाले आ गए, अमित जोशी जी बाकायदा, जितने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आ रहे हैं वो तो कांग्रेस को भी उसी लिहाज से ट्रीट कर रहे हैं जैसे बीजेपी को ट्रीट करते हैं। आपको भी कटघरे में खड़ा करके रखी है ना आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी को बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ। उसका कारण ये है कि यहाँ जिस एजेंडे के साथ आ रहे हैं वो एजेंडा ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है अमित जोशी जी, आपको सीरियस कोई नहीं लेता। मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी हूँ और मैं जानता हूँ कि किस एजेंडे से आ रहे हैं। स्थिति यह है कि ये खुद कंफ्यूज है, तो मैं इन पर बात नहीं करना चाहूंगा। बात करनी है दीप्ति रावत के मुद्दे पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब राज्य बना था, मैं तो उत्तराखंड आंदोलनकारी था, जोशी जी ने अभी आंदोलन की बात की है, मैं तो आंदोलनकारी था। जिस उम्र के आंदोलनकारियों की मैंने बात की उस वक्त मेरी उम्र उतनी ही थी। सुनिए जोशी जी, सुनिए, उस वक्त मेरी उम्र वही थी जो जोशी जी ने बोली है, 20-22 साल। हमने जब राज्य के लिए लड़ाई करी थी, हमें मालूम नहीं था क्या होगा। राज्य बनते ही जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करी, वो यही बेईमानी करी कि कैपिटल के मुद्दे को उलझा दिया। वरना जब राज्य बना था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री तय किया था, तो तुरंत तय कर देते कि गैरसैंण राजधानी होगी। हमारी तो मांग थी ना, मुख्यमंत्री हमारे नहीं थे। आप क्लियर सुन लीजिए, पहली सरकार आपकी नित्यानंद स्वामी हमारे नहीं थे। वो सरकार चलाई और राजधानी के मुद्दे को उठा के रखा, और आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता है। आप तो कांग्रेस तो मुझे लगता है प्रदेश के विरोध में पूरे समय खड़ा हुआ था, उसके बावजूद सरकार आपकी आ गई पहली। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा। कैमरा दीप्ति जी, कैमरा थोड़ा सा दूर कर लीजिए, कैमरा थोड़ा सा दूर कीजिए दीप्ति जी। आप आएंगे और आप जीतेंगे दीप्ति जी, कैमरा थोड़ा सा दूर कीजिए अपना। सुनिए, आप दोनों में से एक भी राज्य आंदोलन में नहीं रहा, इसलिए आप उस जमाने की उस फिलॉसफी को, उस दर्शन को समझ भी नहीं सकते। ठीक है, दोनों हवा में बातें कर रहे हैं। फैक्ट ये है, देखिए अगर आप आंदोलन में रहे हैं, आप उस जमाने रहे हैं। चले दीप्ति, चले ठीक है दीप्ति, चले दीप्ति मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ दीप्ति, आपके पास दीप्ति, आप दीप्ति मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ सवाल लेकर। दीप्ति के पास सवाल है। रुक जाए एक मिनट अमित जोशी जी, हो गया। दीप्ति एक बात बताएं, गैरसैंण के मसले पर जनता में कोई कंफ्यूजन ना हो, अभी 1-2 दिन के बाद कोई कुछ फैसला लेने वाले हैं क्या आप लोग? कुछ है जो कांग्रेस लगातार जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका भी जवाब हो आप लोगों के पास? ऐसा क्या कुछ होने वाला है या फिर इसी तरह से डिबेट में बातचीत होती रहेगी, गैरसैंण का मसला ऐसे ही रखा रह जाएगा? देखिए, गैरसैंण का मसला रखा नहीं है। हाँ। ये आप ये देखिए कि हरीश रावत जी को पूरे 5 साल में चुनाव में 2 महीने बचे हैं, अभी गैरसैंण की याद आ रही है, उससे पहले उसकी याद नहीं आई। हाँ। उससे पहले गैरसैंण के लिए जो भी किया वो हमने ही किया, हमारी सरकार है, हमने ही किया। वो केवल इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका ये जो पुरानी, मैं कहूँ कि वो बहुत ही मजेदार खिलाड़ी है राजनीति में, तो उनकी ये जो पुरानी रणनीति है, इससे आज की जनता, आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो महिला है और आज के जो लोग हैं उत्तराखंड में रहने वाले, वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से पिछली सरकारें चली जब कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने
ये 5 साल चलाए हैं और 5 साल जल्दी पूरे भी होने वाले हैं 2 महीने में। और किस प्रकार से ये कितना मुश्किल समय इस देश के लिए रहा, मैं कहूंगी पूरे चलिए देश ठीक के है, लिए आप तीनों यहाँ पर आए, कितना मुश्किल समय आप रहा। तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।